स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। तो चलिए इस वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हमें मोटा मोटी सभी को थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड्स जनरली जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब कॉम्प्लेक्स एनिमल में मेन बॉडी फ्लूइड कौन होता है? जनरली ब्लड होता है। ओके, अब ब्लड जनरली क्या करता है? जो गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है या हार्मोन्स है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो सिंपल एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, उनमें जो है ये बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता। तो उनकी बॉडी में इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो उनकी ये जनरली जैसे जो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स है ये जनरली मराइन एनिमल्स होते हैं। अब मराइन एनिमल्स वाटर में तो ज़रूर रहेंगे। अब इनके सराउंडिंग में जो है वाटर प्रेजेंट होगा। अब यही वाटर जो है इनका एज अ बॉडी फ्लूइड काम करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को इनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल के बॉडी फ्लूइड को ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ब्लड को पढ़ते हैं। अब ब्लड का 55% प्लाज्मा कंसिस्ट करता है जो कि इसका फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है, और बाकी जो है 45% फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं? एक ब्लड सेल होता है और एक ब्लड प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ब्लड सेल में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसे हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब ये जो ल्यूकोसाइट है या जो डब्ल्यूबीसी है ये जनरली दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक अग्रेनुलोसाइट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सारे ब्लड के एनिमल्स के बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। अब प्लाज्मा को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी कि जो गाय को हम चारा देते हैं ना उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश टाइप का होता है। तो उस कलर का ये होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है यानी कि विस्कस होता है। इसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है 90 to 92% होता है। प्रोटीन होता है, कौन कौन से प्रोटीन होता है? एल्बुमिन्स, फिब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। ओके, और अदर सॉलिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि आयंस, गैसेस, हार्मोन्स और भी बहुत कुछ। ओके, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्रोटीन में हमने क्या क्या पढ़ा? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? सबसे ज़्यादा एल्बुमिन ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ओके, ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है। ओके, अब फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब सीरम की बात करें तो अगर हम ब्लड के प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन को माइनस कर दें तो उसे हम सीरम कहेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। इनका नंबर क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट ये जो है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन रेड ब्रोन मैरो में होता है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉक सैक में होता है। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है लिवर और स्प्लीन में होता है, और एडल्ट में जनरली मैंने बता दिया रेड बोन मैरो में ही होता है। शेप क्या होता है आरबीसी का? ये बाई कॉन्केव होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ताकि इनका जो है मैक्सिमम स्पेस जो है इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए ही रहे। इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। इनका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का होता है, और डेथ कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और जनरली ब्लड का जो है मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के बारे में बात करें तो इनका नंबर जो है 6000 to 800 mm³ पर mm³ ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी जो है दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक अग्रेनुलोसाइट। अगर किसी भी डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उसे ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसे अग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। ओके, अब ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और एक बेसोफिल। अग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को बोला जाता है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है जो कि कुछ ऐसे शेप का होता है 60 to 65%, और रेयरेस्ट होता है बेसोफिल जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है वो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। बेसोफिल जो है वो 3 हार्मोन्स को रिलीज करता है, हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसिनोफिल की बात करें तो ये जो है इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। अब जो बाकी हमने एग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ा था, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट, जिनका नंबर होता है 20 to 25%। इनका जनरली इम्यूनिटी में ही रोल होता है। और मोनोसाइट प्रेजेंट होता है सबसे कम 6 to 8%, जो कि फैगोसाइटिक नेचर में होते हैं। अब प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो ये 1.5 लाख to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे तैयार होते हैं? मेगा कैरियोसाइट में तैयार होते हैं। इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब इन प्लेटलेट्स में भरा रहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 1 वीक के अराउंड होता है। ओके, अब चलिए पढ़ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन। तो ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है। ओके, इसे याद रखो।
और जो प्लेटलेट्स होता है उनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कोई टिश्यू जब भी इंज्योर होगा तब वहाँ जो टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना चालू कर देगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब प्लेटलेट्स के पास क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, मैंने पहले आपको बता दिया। अब जब प्लेटलेट्स इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को वो भी रिलीज करना चालू कर देंगे और टिश्यू भी रिलीज करना चालू कर दिया था पहले से, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बहुत सारे रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, बहुत सारे रिएक्शन की हो जाएगा। फिर जो है ये एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं हम थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है ये ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन है इसे कैल्शियम आयन की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन जो कि ब्लड के प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, इस फिब्रिनोजन को कैल्शियम आयन की ही मदद से फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यही फिब्रिन्स जो है ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे अगर कहीं पे कट जाता तो वहाँ से खून बहता ही रहता। ठीक है, कभी भी बहना बंद नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब ब्लड ग्रुपिंग दोनों टाइप का होता है, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। अब समझ लो कि ये एक ब्लड सेल है, अगर इसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ये एंटीजन ए है, ठीक है, तो ये ब्लड कौन सा हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो बी, अगर ए और बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है तो ए बी, और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे हम ओ ब्लड कहेंगे। ठीक है, अब जो एंटीजन ए है, जिस ब्लड सेल में एंटीजन ए रहेगा उसके पास एंटीबॉडी यानी कि हथियार जो है मारने के लिए दूसरे ब्लड सेल्स को। ठीक है, अब ये जो ब्लड ग्रुप ए है इसके लिए फॉरेन मटेरियल क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। अब तो उसके पास प्रेजेंट होता है एंटी बी। ओके, अब जो बी है, जिस ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है उसके पास एंटीबॉडी होगा ए का। ठीक है, और जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है वो किसी को भी नहीं मारेगा, उसके पास कोई एंटीबॉडी होगा ही नहीं। ठीक है, और जिसके पास ओ यानी कि कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं उसके लिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों के खिलाफ ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि ओ के पास किसी के लिए भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये बन जाता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओके, और ए बी इसके पास किसी के भी खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है ही नहीं इसके प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ओ जो है सभी को डोनेट कर सकता है और ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस में और एक कंसेप्ट कर लेते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, अगर इसी ब्लड सेल में और एक एंटीजन आरएच प्रेजेंट होता है तो उसे हम कह देंगे ए बी पॉजिटिव, और अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम ए नेगेटिव कर देंगे, और यही सेम चीज़ बाकी के लिए भी रिपीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बेसिस में और एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जो है ये बहुत ही एक रेयर कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर सपोज हम जो इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ लो, ध्यान रखो। तो सपोज मदर का जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव है, और मदर जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उनका जो बेबी है जो कि उनके कोक में पल रहा है तो वो अगर आरएच पॉजिटिव है तो ही ये केस होता है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर आरएच नेगेटिव हो और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है तो जनरली हमें क्या पता है, जो प्लेसेंटा है वो जो है मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में जो है न्यूट्रिशन जो है भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, और बेबी की बॉडी से मदर के बॉडी तक जो है जो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको जो है ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो ब्लड है मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड उसको ये मिक्सिंग करने से भी रोकता है। ठीक है, लेकिन जब उस बेबी का डिलीवरी होगा और जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड को कटा जाएगा तब क्या होता है, जो थोड़ा सा फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड से के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अब मदर का ब्लड तो आरएच नेगेटिव था और जो फीटस का ब्लड है वो तो आरएच पॉजिटिव था, तो जब मदर का ब्लड इस फीटस के ब्लड के रिस्पॉन्स में आएगा तब ये जो है इसको फॉरेन मटेरियल सोचेगा, यानी कि दुश्मन सोचेगा। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए एक जो है हथियार यानी कि जिसे हम जो है एंटीबॉडी बोले थे, ठीक है, वो बनाना चालू कर देगा। ठीक है, अब इस प्रेगनेंसी में कोई भी इशू नहीं आई। इशू कब आएगी, नेक्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी में। ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी में मदर का तो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होगा, वो आरएच नेगेटिव ही रहेगी। अब अगर बेबी फिर से आरएच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अब क्या होगा, जो आरएच नेगेटिव ब्लड है वो उसका जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो जो है जो यूटेरस है प्लेसेंटा है उसको ट्रैवल कर देगा और जो है फीटस के ब्लड में चला जाएगा और जनरली जो है सारे फीटस के ब्लड को वो मारना चालू कर देगा। इससे क्या होगा, जो बच्चे के शरीर में जो खून है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा और
सॉर्ट ऑफ अनीमिया हो जाएगा और वो बच्चा मर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर को होता है तब जो है मदर को बाहर से एंटी-RH दिया जाता है, ताकि जो है मदर के बॉडी में नेचुरली जो है एंटी-RH ना बने। ठीक है, और वो फ्यूचर के लिए स्टोर ना हो। ठीक है, इसलिए जो है बाहर से जो है डॉक्टर्स जो है एंटी-RH देते हैं, ताकि जो है वो स्वीटर ब्लड को जो है ये एंटी-RH ही मार दे और मदर की बॉडी में नेचुरली कुछ डेवलप ना हो। ठीक है, अगर नेचुरली डेवलप हो गया एंटी-RH तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टोर रह सकता है। ठीक है, तो बाद में जाके अगर जो है फीटस जो है RH पॉजिटिव होता है तो जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस का ये प्रॉब्लम जो है, ये इशू जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जाते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड इस टॉपिक पे। अब फॉर एग्जांपल ब्लड जो है इस आर्टरी से ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे कैपिलरी और वेन है और इसके ही पास जो है टिश्यू है। ठीक है, अब हम सबको पता है ब्लड जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज में होता है। अब जब ये एक्सचेंज हो रहा होगा कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से या यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं इनकी मदद से जो है कुछ ब्लड जो है वो यहाँ से फिल्टर आउट होकर जो है बाहर निकल जाते हैं और टिश्यूज़ के इधर जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ठीक है, इसमें जो है ब्लड के कंपैरिजन में लेस प्रोटीन, लेस आरबीसी और लेस प्लेटलेट होता है। ठीक है, अब जो ब्लड है उसके अंदर एल्बुमिन ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, हाईली कंसनट्रेटेड है। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसके अंदर प्रोटीन कम है, यानी कि ये जो है लेस कंसनट्रेटेड है और इसका मतलब उसके अंदर जो है पानी ज़्यादा है। अब हम सबको पता है पानी कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक। ठीक है, तो इस टिश्यू फ्लूइड से जो वाटर है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन यानी कि ब्लड में वापस आ जाएगा और ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये जो है ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा और ये जो है लेस कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, वाटर के ऑस्मोसिस के होने के बाद। अब ये टिश्यू फ्लूइड किस किस चीज़ में हेल्प करता है, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट इन सब के एक्सचेंज में जो है एक टिश्यू से ब्लड के अंदर जो है एक्सचेंज करने में जो है हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये जो है फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि फैट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हम सबको पता है उधर विली जो है या विलाई जो है वो प्रेजेंट होता है, उनमें जो है लैक्टिव्स प्रेजेंट होता है जो कि जिसमें जो है लिम्फ होता है और ये लैक्टिव्स जो है फैट्स को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थ्रू टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ वो जो है बाकी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और लिम्फ जो है हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स इसके हेल्प से भी जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। चलिए बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। अब ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो फ्लूइड होता है यानी कि जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इनके ओपन स्पेसेस में ही प्रेजेंट होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज दोनों ही प्रेजेंट होता है। अब इन सारे ब्लड फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स को पंप कौन करता है, सर्कुलेट कौन करता है, एक ही ऑर्गन करता है जिसका नाम है हार्ट। अब हार्ट जो है वो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। एक टू चेम्बर हार्ट जो कि जनरली हमें जो है फिश में देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि दो चेम्बर है। ठीक है, होता क्या है चलिए देख लेते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है वेंट्रिकल से गिल्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वहाँ से जो है डायरेक्टली टिश्यूज़ में चला जाता है। अब टिश्यूज़ में जब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, तब ये फिर से जो है एट्रियम में जाता है और वहाँ से वेंट्रिकल और फिर अगेन गिल्स। तो एक टाइम में सर्कुलेशन हो रहा है। अब अगर थ्री चैम्बर हार्ट की बात करते हैं जैसे कि एम्फीबियंस में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एलिगेटर जिनमें जो है फोर चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये इनका एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है और सिर्फ एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे होता क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से वो राइट एट्रियम में आता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आता है और ये जो है अल्टीमेटली वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है मिक्स ये लोग सह लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आके अल्टीमेटली वेंट्रिकल में आके ये जो है ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटरमिक्स हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोर चैम्बर हार्ट का, जो कि एव्स मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये शो करते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसे हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट जो है 4 चेंबर का होता है, ठीक है। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है और हार्ट जो है उसका ओरिजिन मेसोडर्मल से होता है। लोकेशन क्या होता है, वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है टिल्ट होता है। अब हार्ट के अंदर जो है 2 जो है मसल्स का जो है लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ऊपर जो मसल होता है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और इसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि जो है फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ऊपर के पार्ट को बेस बोलते हैं और नीचे के पार्ट को एपेक्स। अब हार्ट्स के सारे पार्ट्स को तो आप पॉज करके देख ही सकते हो, लेकिन मैं जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट को बता रहा हूँ जो कि हम आज फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, इस वैल्व्स के बारे में। अब इसे हम बोलते हैं एवी वैल्व, या जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकैस्पिड वैल्व बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम बाइकैस्पिड वैल्व या मिट्रल वैल्व बोलते हैं, ओके। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और एक पार्ट क्या इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये जो है आर्ट्रियम से ज़्यादा थिकर होता है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिकर होता है, क्योंकि इसे जो है पूरी बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है इसे तो मैंने बोल दिया, इसे हम एवी वैल्व बोलते हैं। और ये जो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है इसे हम जो है इंट्रावेंट्रिकुलर वैल्व बोलते हैं, और ये जो आर्ट्रिया के बीच जो वैल्व प्रेजेंट होता है उसे हम इंट्रा आर्ट्रियल वैल्व बोलते हैं। अब जो राइट साइड हार्ट का है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर या सुपेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, और देन जो है ट्राइकस्पिड खुलता है और फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तब पल्मोनरी वेन की मदद से ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर बाइकस्पिड जो है वो खुलता है, बाइकस्पिड वैल्व खुलता है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से ये फुल बॉडी में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके अंदर एक मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये मायोकार्डियम मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे मायोकार्डियम बोलते हैं। अब ये जो मसल फाइबर्स होता है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है उसे हम कार्डियक मसल फाइबर्स भी कहते हैं, जिसमें जो है 5% नोडल टिश्यू होता है जो कि एक स्पेशल जो है मसल फाइबर है, और 55% नॉर्मल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है। हमें इस स्पेशल फाइबर के बारे में पढ़ना है जिसे हम जो है नोडल टिश्यू या जो है नोड्स बोलते हैं, ओके। सबसे पहले नोड को पढ़ते हैं, नोडल टिश्यू को पढ़ते हैं जिसे हम SAN या साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोड्स में से, तो इसको हम जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो साइनोएट्रियल नोड है इसका लोकेशन क्या होता है, ये जो है राइट एट्रियम के राइट मोस्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ये जो है हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 70 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ओके। अब पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्ट बीट को इनिशिएट कब करना है ये डिसाइड करता है, ठीक है। और ये नोडल टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हें कोई स्टिमुलस या इम्पल्स का जो है वेट करना नहीं पड़ता है ताकि वो जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, ठीक है। इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं, ये इंडिपेंडेंटली जो है डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। नेक्स्ट नोडल टिश्यू की बात करते हैं जिसे हम एवियन या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 टाइम्स पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एवी बंडल की, जिसे हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, जो कि AVN से जो है राइज होता है, ठीक है। इसका जो है डायग्राम मैं नीचे दिखा दूंगा, कहाँ है ये देखिए, यहाँ जो है इसे हम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। ये जो है आगे जाके डिवाइड कर देता है 2 तरीके से, और वेंट्रिकल्स में जो है फैल जाता है जिसे हम पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। ये सभी जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अब जिस बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। अब पुरकिंजी फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो है वेंट्रिकल्स के वॉल में प्रेजेंट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। अब हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है, ये जो SA नोड है ये आर्ट्रिया को बोलते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और आर्ट्रिया को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे,
ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पल्स है ये एवियन में जाता है, देन वहाँ से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजी फाइबर्स, यानी कि पुर्किंजी फाइबर्स में जब चला जाता है, यानी कि जो इम्पल्स है वो सारे वेंट्रिकल के वॉल्स में जो है ट्रैवल कर लेता है, और जिसकी वजह से जो है ये वेंट्रिकल को सिग्नल देता है ताकि वेंट्रिकल्स भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करे या सिस्टोल करे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जब हार्ट डीपोलराइज होता है तब जो है हार्ट सिस्टोल करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हार्ट जब रीपोलराइज होता है तब जो है हार्ट डायस्टोल करता है यानी कि रिलैक्स करता है। ओके, ये कार्डियक साइकिल में हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसे देख लीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। अब जनरली कार्डियक साइकिल के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि 3 स्टेजेस होते हैं। एक जॉइंट डायस्टोल, एक जो है होता है एट्रियल सिस्टोल, और होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप कहीं से भी इस चीज़ को दिखा सकते हो, मैं जो है जॉइंट डायस्टोल से दिखा रहा हूँ। अब जब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, तब जो है कुछ टाइम के लिए जो ट्राइकस्पिड होता है और बाइकस्पिड होता है ये जो है ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये ओपन रहते हैं। ठीक है, 70% ऑफ ब्लड जो है ये जो है जब ओपन रहते हैं ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तभी जो है नीचे वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जहाँ वेंट्रिकल्स और जो एट्रिया है, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स चारों ही रेस्ट में होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ही ओपन रहता है, और ब्लड जो है 70% ऑफ ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लेकिन बाकी 30% का क्या, वो भी तो हमें आना है। तो जो SAN है यानी कि जो साइनो एट्रियल नोड है, ये जो है एट्रिया को सिग्नल करता है ताकि ये एट्रिया सिस्टोल करे। ठीक है, ताकि जो 30% ब्लड है वो भी राइट वेंट्रिकल में चला जाए, और 30% ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। ठीक है, इसके बाद जो सेमिलुनर वेल्व्स है, जो कि आपका पल्मोनरी वेन और आपके एओर्टा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए पल्मोनरी आर्टरी और जो है एओर्टा में प्रेजेंट होता है, वो जो है ओपन हो जाते हैं, और ये जो है फुल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, कब, जब जो है वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल करते हैं, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तभी ये होगा। ठीक है, तो जब जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब जो है जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो ओपन हो जाएगा, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है क्लोज हो जाएंगे, और जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिससे जो ब्लड है वो एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। अब जब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है क्लोज हो जाते हैं, वहाँ जो है हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है जिसे हम लब बोलते हैं, और जब जो है आपका जो सेमिलुनर वेल्व जो है वो जो है क्लोज हो जाते हैं, तब हार्ट का सेकेंड साउंड होता है जिसे हम डब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो धक धक नहीं लब डब करता है। ठीक है, अब इस कार्डियक साइकिल की रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम देख लेते हैं। जो वन हार्ट बीट होता है वो जो हार्ट बीट होता है जनरली हम ह्यूमंस का, वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। एक बीट जो है यानी कि एक जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स पर मिनट में पंप करते हैं उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स जो है पर बीट में जो है पंप करते हैं। ठीक है, और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो इक्वल्स टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि पर मिनट जो है वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड पंप किया वो इससे आ जाता है। ठीक है, हमारा कार्डियक आउटपुट कितना आ जाता है, अप्रॉक्स 5 लीटर के अराउंड पर मिनट आ जाता है। ठीक है, और एथलीट्स का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो जो हमसे जो है जनरली 5 टाइम्स मोर होता है देन आवर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। ओके, अब पढ़ते हैं ECG को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को। अब ये जो ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये जो है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये याद रखना है, और इस डिवाइस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो ग्राफ है वो ग्राम है, और जो डिवाइस है उसे हम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो उल्टा याद रखना। यहाँ जो स्टैंडर्ड ECG है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स को जो है कनेक्ट किया जाता है, एक आपके दोनों हाथ के व्रिस्ट से और एक लेफ्ट एंकल से जनरली स्टैंडर्ड ECG में करा जाता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस में हम जो है और भी इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो जो है रिक्वायरमेंट के बेसिस में होता है, लेकिन स्टैंडर्ड ECG में 3 इलेक्ट्रोड्स ही कनेक्ट करते हैं। अब ECG में जो ECG का जो ग्राफ होता है वो जनरली ऐसा होता है जिसे हम PQRST से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो P होता है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियल सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट करता है। जब एट्रियल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो P वेव के हेल्प से दिखाया जाता है। ठीक है,
और ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या शो करता है, ये जो है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल्स का सिस्टोल जो है ये प्रेजेंट करता है। अब वेंट्रिकल्स जो है हमें पता है कि ये जो है और थिकर होता है और इनमें जो है और भी ज़्यादा एनर्जी लगता है ब्लड को पंप करने में, क्योंकि इनसे ही जो है ब्लड फुल बॉडी में जाने वाला है। तो इनका जो है सिस्टोल ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, ये टी वेव के एंड तक होता है। टी वेव जनरली जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ही प्रेजेंट करता है, एंड ऑफ टी वेव जो है वो वेंट्रिकल सिस्टोल के एंड को ही दर्शाता है। तो आप समझ सकते हो Q से T तक जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है को जो है दर्शाया जा रहा है और P को जो है आर्टेरियल सिस्टोल बताया जा रहा है। ओके, अब हम हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं या 4 चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट आर्टरिया में आता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया में आया, उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर आयोटा की मदद से फुल बॉडी में जो है लाया जाता है। फिर वहाँ से जो है जब वो डीऑक्सीजनेटेड फिर से बन जाएगा तब फिर से जो है राइट एट्रियम में लाया जाता है, उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और एक सर्कुलेशन है। अब हमने तो है पूरे बॉडी के बारे में बात कर लिया, लेकिन हार्ट का क्या, उसका सर्कुलेशन कौन करेगा? तो उसकी सर्कुलेशन को हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा से जो है कोरोनरी आर्टरी में जाता है, फिर वहाँ से हार्ट के सेल्स में जाता है। अब हार्ट के सेल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाद में जाके जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएंगे, फिर वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कोरोनरी वेन में जाएगा, फिर कोरोनरी वेन से जो है कोरोनरी साइनस में जाएगा, वहाँ से फिर से अगेन ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर जो है इसे अगेन जो है लंग्स में लाया जाएगा ताकि इसे फिर से हम ऑक्सीजनेटेड बना सकें। ठीक है, अब हम पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है हम हार्ट से बॉडी के बाकी और सारे ऑर्गन्स में तो सर्कुलेशन की बात कर लिए, लेकिन ऑर्गन टू ऑर्गन सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन बोला जाता है। ये स्पेशल वेनियस कनेक्शन होता है जो कि ऑर्गन से ही ऑर्गन में जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन करता है। हमारे बॉडी में 2 टाइप का जो है पोर्टल सर्कुलेशन वो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। एक हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, जहाँ जो है एलिमेंट्री कैनल से जो है लिवर में जो है सर्कुलेशन ब्लड को जो है सर्कुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनल में जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब ये जो जब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होगा ना, तब जो है टॉक्सिक एमोनिया रिलीज़ होता है। ठीक है, अब ये एमोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, अब इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको जो है लिवर में लिया जाता है ताकि इस एमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट कर सकें। और एक सर्कुलेशन होता है वो हाइपोफाइसिल पोर्टल सर्कुलेशन जिसे हम बोलते हैं। ये जो है हमारी पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। अब इस सर्कुलेशन में क्या होता है, हाइपोफाइसिल से जो है ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है सर्कुलेट होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोफाइसिल में जो हार्मोन्स बनते हैं वो पिट्यूटरी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। अब ब्लड वेसल्स में हम सिर्फ आर्टरी और वेन के बारे में बात करेंगे। अब आर्टरी और वेन दोनों में जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो एक्सटर्नल लेयर होता है जिसे हम टूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, मीडियम में जो प्रेजेंट होता है उसे हम टूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम टूनिका इंटीमा और टूनिका इंटरना बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टरीज होते हैं इसके वॉल थिकर्स होते हैं। ठीक है, अगर वॉल थिकर है तो इनके अंदर प्रेशर जो है हाई होगा, इनके अंदर वैल्व्स जो है वो एब्सेंट होता है, और लूमेन जो स्पेस है इसके अंदर वो भी कम रहता है कंपेयर टू वेन। वेन में इसका ऑपोजिट, वॉल्स जो है वो थिनर होते हैं, प्रेशर जो है वो लो होता है, लूमेन जो है यानी कि जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, वैल्व्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टूनिका एक्सटर्ना होता है यानी कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये किस का बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। जो टूनिका मीडिया होता है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और जो टूनिका इंटीमा होता है ये एंडोथेलियल सेल्स से बने होते हैं। कैपिलरीज की अगर बात करें तो ये एक स्पेशल मेंशन है, इसे याद रखिए। जो कैपिलरीज होते हैं वो स्क्वायमस एपिथेलियम के एक सिंगल लेयर से बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल या कार्डियक एक्टिविटी का जो है रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि ये सब कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, लेकिन इसे हम रेगुलेट कैसे करेंगे, यानी कि कम ज़्यादा कैसे करेंगे। अब इसका जो है एनर्जी या इसका जो है ऑफिस, हेड ऑफिस यानी कि या ताकत सिर्फ और सिर्फ मेडुला में है। सिर्फ मेडुला ही ये काम कर सकता है। मेडुला क्या है? हमारे ब्रेन का या जो है हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब ये मेडुला जो है 2 तरीके से हार्ट के एक्टिविटी को या कार्डियक एक्टिविटी को जो है रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, एक जो है पैरासिम्पैथिक
नर्वस सिस्टम को यूज़ करके और एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को यूज़ करके। अब यूज़ किसी भी को करे, ठीक है, काम ये करेगा ANS और SN में, ठीक है। अब SAN और ANS क्या होता है, ये जो है वो नोडल टिश्यू जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था, ठीक है, वहाँ पे ये एक्ट करेगा, लेकिन रेगुलेट कार्डियक एक्टिविटी को ही करेगा। अब अगर मेडुला जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को यूज़ करता है, वहाँ क्या करता है कि एपिनेफ्रिन या जिसे हम एड्रेनालिन बोलते हैं उस हार्मोन को, या नॉन एपिनेफ्रिन या जिसे हम नॉन एड्रेनालिन बोलते हैं उसकी मदद से जो है ये SAN में यानी कि साइनो एट्रियल नोड में ये काम करेगा, वर्क करेगा, जिससे जो है हमारे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों ही जो है इंक्रीज़ करेगा। अब अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ये यूज़ करता है, वहाँ क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन एसिटाइलकोलिन ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को दोनों को ही जो है लो कर देता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया, सर्कुलेशन कैसे होता है या क्या सर्कुलेट हो रहा है, किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, जिसे हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ही कॉमन है, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं। जनरली जो है हमारा BP क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mm/Hg, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, यानी कि आर्टरी के वॉल्स में जो है कैसा प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, कब, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, आर्टरी के वॉल में प्रेशर कैसा है जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जनरली जो है हमारा BP 120/80 mm/Hg होना चाहिए, लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये उससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 140/90 या 160/100 ऐसा कुछ, ये बहुत ज़्यादा बोल दिया लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी मेजर ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, किडनी, ये सब जो है अफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जो कि है CAD, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या इससे जो है हम कॉमनली जो है और एक नेम से जानते हैं जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना हार्ट में, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रेरॉल या कैल्शियम फाइबर्स या किसी भी चीज़ का जो है डिपोजिशन हो जाता है, जिससे जो है उसका ल्यूमेन या जो स्पेस होता है वो नैरो हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो अगर हाई हो जाएगा तो सारे ऑर्गन्स को जो है ठीक ठाक टाइम नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं या एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हार्ट में एनफ ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं होगा, यानी कि एनफ जो है ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट नहीं होगा, तब हार्ट के मसल्स जो है ठीक ठाक काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनमें डैमेज हो सकता है और उनमें जो है पेन हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है एंजाइना पेक्टोरिस जो है एक CAD का भी कारण होता है, CAD की वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ना वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ऑलमोस्ट लगेगा कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। ये जो है एजेड और जो है मिडिल एज मैन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट अटैक की, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब जनरली मैं बोल रहा हूँ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों को ही हम सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनफ ब्लड जो है नहीं आ रहा, तो मसल्स स्लोली डाई होने लगते हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है, अब हार्ट फेलियर में जो है वो सेम चीज़ ये होता है कि हार्ट जो है एनफ ब्लड जो है पंप नहीं कर पा रहा, तो बॉडी को जो है एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हार्ट में जो है कंजेस्टिव हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसको हम बोलते हैं। कंजेस्टिव मतलब क्या? हार्ट में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड को ठीक ठाक पंप नहीं कर पाता। लास्ट हम जो है डिसऑर्डर की बात करते हैं, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है हार्ट जो है हमेशा के लिए जो है काम करना ही बंद कर देता है, ठीक है, यानी कि बीट करना ही ये बंद कर दिया, कंप्लीटली स्टॉप ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है हम पेशेंट को CPR दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है हार्ट को कभी कभार क्या होता है CPR देने के बाद जो है हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि वो पेशेंट जो है हार्ट जो है वो जो है रिवाइव हो जाए या फिर से पंप करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है आप जनरेट कर देते हो CPR की मदद से। तो ये था आपका फुल चैप्टर। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत जल्दी रिवाइज हो गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी चैप्टर्स के लिए जुड़े रहिए DNA एडुकास्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।